नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और हम जो सेशन चल रहे हैं वो है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कर लिए हैं और बस बायोमोलिक्यूल्स और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा था, तो वो आज कवर हो जाएगा और इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा वो बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर आ जाएगा। तो लगभग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और उस तरफ हम लोगों का क्या चल रहा है, उस तरफ हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने केमिकल काइनेटिक्स और तुम्हारा वो हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया था और वो काफी अच्छे चला था। थैंक यू फॉर दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में काफी अच्छा व्यूज आया था। और उसके बाद भी रेडॉक्स रिएक्शन कल ही आया था और आज को जो चैप्टर आएगा वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। मैंने बोला था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स कर दूंगा, मगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच रहा था और इसका मतलब ये क्वेश्चंस भी पूरा सेटअप था, तो मैंने ये वीडियो पहले डाल दिया। तो ये वीडियो आज पहले कर लेते हैं, कल थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है आज वीडियो में वीडियो स्टार्ट आज काफी ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं बाकी बातें बाद में कर लूंगा। हाँ, तो आज का जो वीडियोस है ना, आज का काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, तो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल्स। अब ये गिवन मॉलिक्यूल्स के लिए कितना स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है। ये इधर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो देखा जाता है बस, और कुछ नहीं। इधर कोई फॉर्मूला वर्मूला रटने का कुछ नहीं मतलब होता है। इधर अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो तुम्हारा हो जाता है। अब देखो, तुम्हें पूछा है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब क्या है, जो कि आइसोमरिज्म शो करता है। और वो भी कौन सा आइसोमरिज्म, स्टीरियो। मतलब अगर किसी को आर या एस नोमेनक्लेचर या फिर ऐसा कुछ जिसमें काइडल सेंटर प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा कुछ सेंटर जो कि काइडलिटी दिखा सकता है, या फिर मतलब कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई सिंगल काइडल सेंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले इधर ढूंढना पड़ेगा कि इधर काइडलिटी कौन कौन दिखा सकता है। अगर मैं देखूं कि इधर काइडलिटी कौन कौन दिखा सकता है, तो इधर तो है एक काइडल सेंटर और इधर है एक डबल बॉन्ड। अगर मैं इस काइडल सेंटर को देखूं, तो इस काइडल सेंटर में क्यों काइडल सेंटर बोल रहे हो, क्योंकि इसको CH3 एक ग्रुप है कि जिसको ये आर है, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड है, और ये एक लंबा सा ग्रुप से अटैच्ड है, और एक तो हाइड्रोजन है। तो ये जो हम लोगों का बन रहा है वो क्या है, काइडल सेंटर बन रहा है। और उसके साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो इधर अगर हम लोग इसका स्टीरियो आइसोमर्स निकालने की कोशिश करें, तो देखो इसका तो आर या एस कुछ भी हो सकता है। मतलब एक बार उसका आर नोमेनक्लेचर हो सकता है, एक बार उसका एस नोमेनक्लेचर हो सकता है, क्योंकि इसका कोई मेंशन नहीं है। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर लिखूं ऐसे, हाँ, और ये क्या है, ये एक डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का तुम ई और जेड कर सकते हो। तो एक बार तुम क्या किए, एक बार तुमने पहले क्या किया, इसका डबल बॉन्ड का ना पहले ई ले लिया और इसको आर रख दिया। फिर क्या किया तुमने, डबल बॉन्ड को ई ही रखने दिया और इसको एस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद तुमने क्या किया, मिथाइल हाइड्रोक्सिल, और इसको तुम दोनों को हमेशा सिस कर दिया, मतलब जेड कर दिया। इधर ई था और ये एक बार आर होगा, और ये दूसरे बार कर रहे हो MEOH डबल बॉन्ड मिथाइल आ रहा है, तो ये भी जेड है, तो ये एस आ रहा है। देखो फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो सीधा आ रहा है, क्योंकि तुम बोलोगे दो काइडल सेंटर है भैया, तो कितना आएगा, 2 to the power n, मतलब 2² = 4। अगर किसी को ये भी एक्सप्लेन करना है कि 4 कैसा आया, मैंने वही दिखाया कि एक दिमाग में अगर मतलब एग्जाम के टाइम में अगर दिमाग काम नहीं किया कि फॉर्मूला अगर सिमेट्रिकल एंड्स आता तो फॉर्मूला अलग हो जाता। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर के ऊपर कोई नहीं जाता। तुम्हें स्ट्रक्चर में अगर कोई दिक्कत हो रहा है ना, अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, आइडियलिटी सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी आ रहा है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर में शो हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा स्ट्रक्चर लेके चलो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो कुछ है ही नहीं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा है। अब देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई फंक्शनल ग्रुप की होना, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस। अब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस में क्या होता है, देखो तुम्हारा ये इधर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, तो वो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5
और 6। ये हेक्सानोइक एसिड होगा और हेक्सानोइक एसिड का सेकेंड पोजीशन में एक मिथाइल है और फिफ्थ पोजीशन में एक मिथाइल है, तो 2,5 डाइमिथाइल और क्या होगा, और 6 मिथॉक्सी, ये सॉरी ये 6 कार्बन, ये 6 इधर होगा। हाँ, तो इधर से क्या आ रहा है, 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2,5 डाइमिथाइल हेक्सानोइक एसिड, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ये याद रख लेना, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ये। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसमें ज्यादा। हाँ, ये क्वेश्चन बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। बोला है कि प्रोपीन शोज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। प्रोपीन मतलब CH3 CH11 CH2। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए इसको सीस होना पड़ेगा या फिर ट्रांस होना पड़ेगा। सीस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने के लिए तुम्हारा जो डबल बॉन्ड का जो एंड पोजीशन है, टर्मिनल पोजीशन है, इसमें क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन मत गिन लेना, पूरा मिट गया। दोनों तरफ हाइड्रोजन है। अब तुम मिथाइल को ऊपर रख दो या फिर मिथाइल को नीचे रख दो, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि इस तरफ तो दोनों हाइड्रोजन ही है। तो प्रोपीन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर पूछा है तो इसका तो ऑप्शन पक्का ए तो आएगा ही आएगा। तो मतलब सी डी ई खत्म हो गया, बी एन सी खत्म हो गया, तो ये ऑप्शन आ सकता है या फिर ये ऑप्शन, तो ए तो इनकरेक्ट होगा। मैं इनकरेक्ट को ना क्रॉस ही कर देता हूँ, ठीक है। ये फिर बोला है कि ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ये एक मिसकॉन्सेप्शन में बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं, EZ नोमेनक्लेचर को, EZ नोमेनक्लेचर और सिस ट्रांस में बहुत दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है मुझे पता नहीं होता कि इजेड नोमेनक्लेचर में ना तुम्हें दिखाया जाता है कि ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप अगर मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, इसका मान लो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये ई होगा। मगर ये कभी ट्रांस नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रांस किसके लिए वैलिड है, ट्रांस बताता है कि दोनों ग्रुप ऑपोजिट में हो, दोनों सेम ग्रुप जब होगा, वो दोनों ऑपोजिट में हो, तब तुम बता सकते हो ये ट्रांस है। मगर इसको तुम ई नोमेनक्लेचर से कर सकते हो, इसका ई आएगा। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि ट्रांस कब होता है, जब तुम्हारा दोनों ग्रुप सेम है, फिर तुम्हारा ट्रांस होगा। अगर कोई दोनों डिफरेंट ग्रुप है और दोनों ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तब तुम ई बोल सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना, ये बच्चों बहुत गलत होता है। तो ट्रांस आइसोमर एज आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब फिर बोला है कि सिस ब्यूटीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन। अब सिस ब्यूटीन मतलब क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और ट्रांस मतलब CH3 डबल बॉन्ड, ये CH3, यही है सीधी बात, यही तुम्हारा है ना, ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब देखो CH3 में तुम्हें ये तो दिख रहा है ना कि इसका डाइपोल मोमेंट काफी अच्छा होगा, और ये क्या, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे ऐसे नेग्लिजिबल कट हो रहा है। तो ये अगर कट हो रहा है तो सी इसका ज्यादा आ रहा है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, और तो अच्छा ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। 2 मिथाइल 2 ब्यूट 2 इन मतलब तुम्हारा ये आ गया ब्यूट 2 इन, और उसका सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप। देखो मैंने अभी बताया कि अगर कोई डबल बॉन्ड का सेम कार्बन में, मतलब एक डबल बॉन्ड का एक जो कार्बन है, उस कार्बन के अगर तुम दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स लगा रहे हो, तो वो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर पाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब ये डी तो करेक्ट इनकरेक्ट में आएगा, मतलब ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन इधर। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर मतलब ये जो ट्रांस आइसोमर है, तुम्हारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि ये सीज जो है ना, इसका डाइपोल मोमेंट भी काफी अच्छा होता है, तो इसलिए इसका जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट ये कम होता है, क्योंकि ट्रांस आइसोमरिज्म ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है ना, ये काफी अच्छा होता है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा मतलब ये रिजिड होता है, इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कि इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द हेलोजेंस 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 143.5 मिलीग्राम ऑफ एजीसीएल। अब देखो ये कैरियस मेथड पता नहीं मुझे, इससे 3 या 4 क्वेश्चन आया है बस, ये इस क्वेश्चन से मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस है, और इस कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं, इसमें मतलब 2-3 नंबर तो मतलब 4 नंबर तुम्हारा
ऐसे ही आ रहा है। तो ये अच्छे से कर लो। तो क्या बोला है कि फॉर एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, इतना कुछ दिमाग में घुसाना ही नहीं है। देखो, बोला है कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट ना, ये मतलब सेम स्ट्रक्चर में बना है। 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, क्या बना है 143.5 मिलीग्राम ऑफ एजीसीएल। अगर तुम मेरा हर एक वीडियोस देखता हो ना, तो मैं हर एक वीडियो में वही बोलता हूँ कि हमेशा मोल्स में खेलो। जो भी करना है मोल्स में करो। मोल्स में मोल्स में करोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। एजीसीएल का 143.5 मिलीग्राम का मतलब क्या है? इतना मोल्स होगा। कितना मोल्स होगा वे निकाल लो। एजीसीएल का मतलब क्या है? 108 प्लस 35.5, मतलब 143.5। ठीक है, ये मिलीग्राम मोल इनवर्स यही आ रहा है ना। अब तुम्हें अगर मोल्स निकालने बोलूं तो 143.5 मिलीग्राम बाई 143.5 मिलीग्राम मोल इनवर्स, मतलब कितना आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। तो मतलब 180 मिलीग्राम में से एक ही एक ही एजीसीएल प्रेसिपिटेट हुआ है। मतलब 1 मोल ऑफ एजीसीएल अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्योंकि मेरा तो सिल्वर, ये प्रेसिपिटेट होने के लिए क्या देना पड़ता है? सिल्वर नाइट्रेट देना पड़ता है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो 1 मोल ऑफ एजीसीएल अगर प्रेसिपिटेट हुआ है, तो ये 180 मिलीग्राम में 1 मोल ऑफ क्लोरीन ही रहेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन पक्का रहेगा। और 1 मोल ऑफ क्लोरीन का वेट कितना होता है? 1 मोल ऑफ क्लोरीन का वेट होता है 35.5। अब पूछा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन। देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा है। अब तुम्हारा जो टोटल वेट है वो कंपाउंड का 180 है, और तुम्हारा क्लोरीन क्या है? 1 ही मोल प्रेजेंट है, तो इसका 35.5 होगा बाई 80, और परसेंटेज में पूछा है तो 100% कर दो। इतना ही आसान होता है। तो इसका अगर आंसर निकालोगे तो इसका आंसर ऐसा आता है 35.5, 35.5 डिवाइडेड बाई 180, 19 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 19.72%। और इसका जो आंसर होगा ये तुम डायरेक्टली 20% लिख सकते हो, क्योंकि उसमें शायद इंटीजर ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही आसान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अगर किसी को मतलब, ये तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है ना, तब ये मतलब पहले ये सभी पढ़ता है कि मतलब पहले तुम्हारा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पढ़ लो, पहले रेजोनेंस पढ़ लो, फिर उसका मेसोमेरिक इफेक्ट, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए इतना, मैं फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई ग्रुप तुम्हारा, पहले देखो, पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करो। ग्रुप आइडेंटिफाई करो। ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा? उसको स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को। ये किसके लिए बोल रहा हूँ? कार्बोकैटायन के लिए। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? डिस्टेबल कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। अब कोई बेंजीन रिंग के ऊपर खड़ा है, तुम्हें इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि ये CH2 बेंजाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक पोजीशन को स्टेबल कब हो सकता है? जब कोई ग्रुप पैरा पोजीशन में हो या फिर ऑर्थो पोजीशन में हो। तो अब ग्रुप आइडेंटिफाई करने बोला। ग्रुप आइडेंटिफाई करने से देखो, OMe इधर तो हाइड्रोजन है, और CH3 और हाइड्रोजन है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी OMe के अंदर ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है एक लोन पेयर। ये क्या दे सकता है? प्लस M। प्लस M मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस M मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, और ये मेसोमेरिक इफेक्ट काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये OMe तो पक्का होगा। तो 1 और 2 में से कुछ कोई होगा। अब देखो, ये है मेटा पोजीशन में, मेटा पोजीशन में है। और मैं बोलता हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये स्टेबल होगा, ये पैरा पोजीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का भी मामला बहुत कम रहता है। और उसके बाद होता है ऑर्थो, और लास्ट में आता है मेटा पोजीशन। ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। तो ये इधर जो होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन एंड फास्फोरस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द क्या है? प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसाइन टेस्ट। अब इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट पूछा है। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्टेड बाय लेसाइन टेस्ट, तो ये तो पक्का होता है, क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन एंड फास्फोरस कंपाउंड से प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि लेसाइन टेस्ट क्या होता है? लेसाइन टेस्ट इज अ, तो इसमें क्या होगा? लेसाइन, सॉरी यार,
लेसाइन टेस्ट इज द टेस्ट जिसमें क्या होता है, डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, हेलोजन एंड फास्फोरस। ये क्या होता है, डिटेक्ट होता है जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो। और ये लेसाइन टेस्ट के लिए हम लोग क्या होता है, और ये लेसाइन टेस्ट क्या करता है, ये जो भी है मतलब तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे इसको डिटेक्ट करके उसको आयनिक में बना देता है। इतना जानने का मतलब नहीं है, तुम ये याद रखो कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस ये यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टेटमेंट 2 में बोला है दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। तो कोवैलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म, इतना याद रख लो, इससे ज्यादा ये नहीं पूछेगा लेसाइन टेस्ट के बारे में। और लेसाइन टेस्ट कब होता है, लेसाइन टेस्ट हमेशा सोडियम के साथ परफॉर्म होता है। सोडियम को देख के वो लोग हीट करते हैं तो उसके बाद होता है। और सोडियम हीट करना इसलिए लेसाइन टेस्ट थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है क्योंकि इसमें सोडियम हीटिंग का एक मामला होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 ये तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पूछा है। और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अगर कोई कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कोई रेडिकल बेसिस या फिर कोई इंटरमीडिएट आ जाए तो तुम्हें पहले क्या चेक करना होता है, पहले चेक करना होता है कि इसमें एरोमेटिसिटी चल रहा है कि नहीं। अगर एरोमेटिसिटी आ गया तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद तुम्हारा चलेगा रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी, उसके बाद चलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद तुम्हारा आएगा इंडक्टिव इफेक्ट एकदम लास्ट में। इसको सब, हाँ ठीक है। अब देखो एरोमेटिसिटी और मेसोमेरिक इफेक्ट में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मगर मैं बोल रहा हूँ कि एरोमेटिसिटी अच्छा खासा स्टेबिलिटी हो जाता है। तो इधर देखो, और तुम्हें एरोमेटिसिटी पता होना ही चाहिए। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए जो पहला कंपाउंड, पहले ही हकेल रूल मत लगा देना, पहले तुम्हारा प्लेनर स्पीसीज होना चाहिए, पहले प्लेनर स्पीसीज होना चाहिए, उसके बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए। मतलब ये कॉन्जुगेशन पहले होगा, उसके बाद प्लेनर स्पीसीज होगा, और लास्ट ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, हकेल स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, हकेल स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर तुम्हें बोलूं कि ये देखो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, ये तीनों कंपाउंड दिया है। अब ये तीनों कंपाउंड में से, ये तीनों कंपाउंड में से तुम्हें चेक करो पहले कॉन्जुगेशन है कि नहीं। अब कॉन्जुगेशन अगर चेक करोगे तो पहला कंपाउंड में क्या हो रहा है, पहले कंपाउंड में एक ट्राइसाइक्लिक मेंबर रिंग है और उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो पक्का कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये भी कॉन्जुगेशन लग जा रहा है, और ये भी देख के ये लग रहा है कि ये भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। मगर ये याद रख लेना, इसका नाम है ना साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो ये क्या होता है, ये ना टफ शिफ्ट का होता है, मतलब ऐसे होता है, टफ शिफ्ट का, टफ शिफ्ट का होता है। ये हमेशा याद रख लेना, ये टफ शिफ्ट का होता है। और ये दोनों में से तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया नॉन प्लेनर स्पीसीज। ये अच्छे से याद रख लेना, ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, क्योंकि ये तुम्हें ये बना के नहीं देगा, ये ही बना के देगा। तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया, तो तुम्हारा बचा क्या, ये दोनों स्पीसीज बच गया। अब ये दोनों स्पीसीज, तो इसमें तुम क्या नहीं लगा सकते, इसमें तुम हकेल रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, अब इन दोनों में से ये, इसमें क्या आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है। तो ये तो हमारा बन गया एरोमेटिक सिस्टम, और ये बन गया हम लोगों का एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो ये सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे आएगा, पहले आएगा स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो बी सी ए, या फिर क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव्स 2 डाइक्लोरो मॉलिक्यूल्स एक्स एंड वाई। अब देखो प्रोपेन को दिया है, तो प्रोपेन क्या होगा, CH3 CH2 CH3। ये कंपाउंड है, सीधी बात है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें बोला है क्लोरिनेशन किया है फोटोकेमिकल मेथड। क्लोरीनेशन अगर फोटोकेमिकल मेथड से कराएगा और इससे एक्स और वाई जनरेट हुआ है, तो दो डाइक्लोरो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है, डाइक्लोरो कंपाउंड। ठीक है, और अमॉन्ग्स एक्स एंड वाई, एक्स इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और तुम्हें जो खेल खेलना है वो एक्स को लेकर ही खेलना है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, अगर तुम्हें इसको क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्लोरीन और एच के प्रेजेंस में छोड़ दिया ना, तो पहले जो कंपाउंड बनेगा ये यही बनेगा। ठीक है, क्लोरीन बनेगा, और दूसरा इसके साथ क्या आएगा,
इसके साथ ये क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन आएगा। ठीक है, इधर CH2 था, ये याद रख लेना। आ जा। हाँ, तो ये एक्स और वाई बन रहा है। अब एक्स और वाई में से तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये क्या है। ये एक एकाइडल कार्बन, एक एकाइडल कंपाउंड है, और ये क्या है, एक काइडल कंपाउंड। ये मैं काइडल कंपाउंड क्यों बोल रहा हूँ कि इस कार्बन सेंटर को देखो तो ये मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, एक तो क्लोरीन और एक CH2Cl से। तो ये हम लोगों का क्या होगा, ये एक काइडल सेंटर होगा। ठीक है, ये है एक काइडल सेंटर। तो अब एक्स को क्या बोला है कि हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड when X is further treated with chlorine। और X को ना, इस X को क्लोरीन से फर्दर ट्रीट करो, मतलब ये CH3Cl CH2Cl, इसको तुम अगर फर्दर ट्रीट करोगे क्लोरीन से तो क्या आएगा, तुम्हारा कार्बन सेंटर कितना है, 3 ही कार्बन सेंटर है। तो पहले कंपाउंड तो इधर आएगा, मतलब 1 2 3। तो पहले में तो पक्का आएगा, ये तो तुम मान ही लो। और उसके बाद कब आएगा, उसके बाद जो जहां आ रहा है CH2Cl Cl Cl, सेकंड कार्बन पे आएगा। और इसके बाद कहा आएगा, ये CH3 होगा, CH3 एक Cl इधर था, Cl और ये Cl, ये तीनों बन गया। अब पूछा है कि कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये तीनों में से और कुछ नहीं बनेगा। ये तीनों में से तुम देखो, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर एक है, एक तुम्हारा सॉरी, ये सेंटर एकाइडल सेंटर है। क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये सेंटर काइडल होगा, देखो CH2Cl इसमें भी है, ये भी CH2Cl है। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो मैं इजेड नोमेनक्लेचर लगा के तुम्हें बोल सकता था कि ये काइडल सेंटर होने का चांसेस था, मगर अब नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में सेम कंपाउंड रखा है। अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें क्या है, एक में CH3 एक Cl और इधर CH2Cl, तो ये होगा तुम्हारा काइडल सेंटर। अब अगर तुम्हें इधर बोला है कि ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंसीडर करने के लिए, ये थर्ड ऑप्शन, ये मतलब फोर्थ, थ्री थ्री होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थ्री। और अगर तुम्हें ये पूछता कि टोटल बोलो, जो टोटल कितना आएगा, इस ये तो काइडल एकाइडल है, ये एकाइडल है, तो इससे तो एक ही बनता है। ठीक है, और ये भी एकाइडल है, तो इससे भी एक ही बनता है, और ये काइडल है तो इससे दो बनता है। तो टोटल तब क्या आता, टोटल तब आता फोर। मगर आप स्ट्रक्चरल अगर सिर्फ पकड़ोगे, सिर्फ स्ट्रक्चरल पकड़ोगे तो कितना आएगा, थ्री आएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बोला है कि इन लेसाइन टेस्ट द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड्स, और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर गिव्स प्रूशियन ब्लू कलर ऑफ आयरन सल्फेट एंड Na4 FeCN6। इसमें से चूज करने बोला है कि तुम्हें चूज करो कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन चूज करने बोला है, देखो इसमें जस्ट फॉर ए मिनट। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें लेसाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, मैंने अभी बोला कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, उसको कोवेलेंट से क्या होता है, कोवेलेंट से आयनिक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट वन, ये पिछले मतलब पिछले शिफ्ट में भी आया था, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। और अगर तुम्हें पूछे कि जो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नाइट्रोजन और सल्फर लेके बनता है, प्रूशियन ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट देता है, उसका रिएक्शन कुछ अलग होता है। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, सोडियम 4 आएगा, एक सेकंड, सोडियम 4 मैं भी भूल गया हूँ ये रिएक्शन, FeCN6 ऐसा ही कुछ है। और इसके साथ 2Fe2 फेरस सल्फेट, ये 3 है। और इसको लेके जो कंपाउंड आता है, ये Fe4 FeCN6 3 प्लस 6Na2SO4। ठीक है, अब इसके वजह से जो कलर बनता है ना, उसके वजह से वो प्रूशियन ब्लू कलर आता है। अब ये प्रूशियन ब्लू कलर इसके वजह से, मतलब ये नहीं, ये फेरस सल्फेट होगा, Fe2SO4L3। ठीक है, तो ये याद रख लेना, क्योंकि ये रिएक्शन एक बार याद करके चला जाना, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार दो बार देख लो ना, एक बार दो बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लो तो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट में से पहला जो स्टेटमेंट वो तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर स्टेटमेंट टू इज द फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट देखो मैंने अभी बताया कि वही कैडियास मेथड से जैसा कि है वैसे ही पूछा है। तुम्हारा कैडियास मेथड भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस मैंने जो बोला कि मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के खेल दो हो जाता है। तो देखो बेरियम सल्फेट में क्या बोला है कि बेरियम सल्फेट का 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट बोला है। तो बेरियम सल्फेट का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट बोलूं तो मॉलिक्यूलर वेट किसका कितना आएगा? बेरियम का 137 आ रहा है, सल्फर का 32 आ रहा है और 4 ऑक्सीजन है मतलब 64 आ रहा है। तो ये आएगा 233 मिलीग्राम मोल इनवर्स। अगर ये 233 मिलीग्राम मोल इनवर्स है, अगर मैं बोलूं 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा, तो 466 मिलीग्राम, इतना तो पता होना ही चाहिए, 233 मिलीग्राम मोल इनवर्स मतलब ये आएगा 2 मोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बोला है कि 160 मिलीग्राम ऑफ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे क्या आ रहा है? 2 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब 2 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है? दो ही तो सल्फर दिख रहा है ना, दो ही एटॉमिक सल्फर दिख रहा है। तो अगर 160 मिलीग्राम में दो सल्फर होगा तो दो सल्फर का वेट कितना आएगा? 2 इंटू 32 मतलब 64 आ रहा है, 64 वो भी मिलीग्राम में। ठीक है, तो कितना अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछ रहा है तो 64/160 इंटू 100, यही तो है ना, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। तो 64/160 अगर करोगे, 64 डिवाइडेड बाई 160 तो कितना आएगा? 0.4। 0.4 इंटू 100 तो इसका कितना आ रहा है? 40% आ रहा है। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 40%, तो इसका आएगा 40%। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डमस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डमस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डमस मेथड में होता क्या है, ये तो पक्का सही है, मैं बोलूंगा कि इसमें जो डमस मेथड यूज होता है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? और सेकंड में अगर पूछूं कि डमस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मैं रिएक्शन लिखूं मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो CXHYNZ जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि डमस मेथड नाइट्रोजन के लिए होता है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर तो निकलता ही है, और NOx। अब ये NOx कैसे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये NOx फिर क्या होगा कि कॉपर के साथ होके नाइट्रोजन में निकल जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, यही है। तो इसमें अमोनियम सल्फेट ऐसा कुछ नहीं होता कि सल्फेटिक एसिड वगैरह कुछ नहीं लगता, कॉपर लगता है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू, 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हिच वन ऑफ द कार्बोकेटन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल में पूछा है। देखो अभी मैंने बताया कि इसमें पहले तुम्हें एरोमेटिसिटी देखना पड़ेगा। अब एरोमेटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट इधर है तो नहीं। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, अब मेसोमेरिक इफेक्ट तुम्हारा होगा और उसके बाद रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में ही ये खत्म हो रहा है। देखो पहले कंपाउंड में क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि हर एक में क्या लग रहा है, हर एक में तुम्हारा रेजोनेंस लग रहा है। अब रेजोनेंस में अब ये चेक कर लो, ये जो ग्रुप बन रहा है ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, ये भी देख लो। तो ये तुम्हारा दिख रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो होगा ही नहीं मोस्ट स्टेबल। तो इधर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये CH2 बीच में आ रहा है और इधर क्या है? O है, तो ये तो डायरेक्ट होगा। तो इसमें और इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, मगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये मतलब ये जो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये एस्टर बॉन्ड में ये कीटोन को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसका बहुत ज्यादा है, तो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस साइड भी बहुत ज्यादा आएगा, मगर इसका ना पूरा कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी करने में ही लग जाएगा। तो इसका जो सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कर पाया तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। और इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो इसका सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद थर्ड वाला ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर आ रहा है तो ये कॉन्जुगेशन में स्टेबल कर देगा। और इसका इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद फर्स्ट वाला आएगा जो कि ऑक्सीजन है, मगर उसके बाद आएगा फोर्थ ऑप्शन जो कि फ्लोरीन है, और फ्लोरीन बहुत गंदा डिस्टेबिलिटी कर देता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मैंने ऐसे ही ऑर्डर लिखा दिया, तो ये अगर कोई ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर वो अच्छे करने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है ना। अब देखो बोला है कि OH NH CO3 और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है?
जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होता है। तो अगर मैं बोलूं OCH3 और NHCO3 है, COCH3, तो इसमें दोनों सारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, ये दोनों ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। तो ए तो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो अच्छा, ए सभी ऑप्शंस में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब CN और OH आर मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो, साइनाइड तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन विद्यंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। मगर OH तुम ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा ना। मतलब ये क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। मगर ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब बी जहां पर भी होगा वो गलत होगा। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, CN and SO3H। अब CN तो मैं अभी बोला कि ये तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। और SO3H कैसा होगा, SO3H ऐसा होता है। तो इसमें भी भर भर के तुम्हें दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमेशा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्यंग ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये तो पक्का, ये दोनों ही क्या होगा, ये दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सी भी करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ये तो ए ओनली नहीं होगा। आप डी देख लो, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये तो होगा ही होगा। तो ए एंड सी एंड डी तो करेक्ट ऑप्शन है। अब बोला है हेलाइड्स एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलाइड्स क्या है, हेलाइड्स इलेक्ट्रॉन विद्यंग ग्रुप की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रॉन विद्यंग ग्रुप मेटा मेटा की तरह काम करता है। तो ये याद रख लेना। मतलब इलेक्ट्रॉन, कोई देखो कि पहले कंपाउंड देखो, कंपाउंड में अगर तुम्हारा लोन पेयर प्रेजेंट हो रहा है तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर अगर डोनेट कर सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हारा खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन विद्यंग ग्रुप की तरह काम करे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये ऑर्थो पैरा शो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विद्यंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, मेटा की तरह शो करेगा। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर 5 फिनाइल 4 पेंट 4 इन 2 पेंट 4 इन मतलब पहले तो पेंटेन बना लो। अब 4 इन, अगर तुम 1 2 3 4 बना लो तो इसमें 4th पोजीशन में इन आ रहा है, और सेकंड में क्या आ रहा है, OH आ रहा है ऑल। और 5 में क्या बना है, 5 में फिनाइल बना है। तो ये तो सेम बन गया ना, कितने सारे स्टीरियो आइसोमर्स हो। तो ये बन गया तुम्हारा काइडल सेंटर, और ये भी एक काइडल सेंटर है। तो इसका 2 स्क्वायर ये आएगा 4। मतलब पहला क्वेश्चन करे तरह ही आएगा। मतलब एक बार R मान लो और ये E मान लो, इस बार E मान के इसको S में बदल दो, और एक बार दोनों तरफ Z करके, मतलब डबल वन को Z करके क्या करो, तुम्हारा एक बार R पकड़ लो, एक बार S, तो तुम्हारा टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है कैरियस मेथड के ऊपर। तो कैरियस मेथड में क्या बोला है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। देखो, वही बोला है कि 1.5 ग्राम ऑफ अगर सिल्वर ब्रोमाइड थे, तो तुम पहले ये निकाल लो सिल्वर ब्रोमाइड का मोल्स कितना आ रहा है। अगर सिल्वर ब्रोमाइड का मोल्स का पूछा तो क्या हो रहा है, 0.5 ग्राम है, और सिल्वर ब्रोमाइड मतलब 108 प्लस 80 आ रहा है, ठीक है। ये ग्राम मोल इनवर्स होगा, यही इसका मॉलिक्यूलर वेट है, किसका, AgBr का हो रहा है। तो AgBr का अगर इतना हो रहा है तो 0.15 डिवाइडेड बाई 188, मतलब तुम्हारा हो रहा है 7.978 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब क्या बोला है, पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा सॉरी, 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ये तो सॉरी, ये तुम्हारा कितना आ रहा है, AgBr का मोल्स आ रहा है। तो अगर AgBr का मोल्स है तो इतना ही होगा सिल्वर का मोल्स। अब सिल्वर का मोल्स इतना ही होगा, ब्रोमीन का भी इतना ही होगा। अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा है, ये याद रख लेना। अगर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा है तो ये मोल्स को जितना भी आ रहा है 7.978 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स है। तो इसका अगर ब्रोमीन के लिए वेट निकालो तो इंटू क्या होगा, इंटू ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट 80, 80 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 80 करोगे तो इसका आ रहा है कितना, 0.0638 ग्राम, ठीक है, 0.0638। और टोटल 0.25 ग्राम है, तो इसका 0.0638 बाई 0.25 इंटू 100, ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है तुम्हारा ब्रोमीन का परसेंटेज, मतलब 0.25। तो टोटल कितना आएगा, इंटू 100 करोगे तो 225.53 आ रहा है, ठीक है। अब इसको 10⁻⁻1 में पूछा है तो 255.3 इंटू 10⁻⁻1 होगा, और नियरेस्ट इंटीजर 255 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। अब नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस कितना आ रहा है कि ये पीएच पीएच सी प्लस और पीएच 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 और एच आ रहा है, एक बार एरोमेटिक कंपाउंड दे रहा है और एक बार नॉर्मल कंपाउंड दे रहा है। तो देखो तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए, मैं हमेशा इतना बार बोलता आ रहा हूँ कि एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा देगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद आएगा तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा आ रहा है तो एरोमेटिसिटी को सबसे ज्यादा कर लो। ये तुम्हारा दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है ट्रोपिलियम है, ट्रोपेलियम कार्बोकेटाइन है। ट्रोपेलियम कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये प्लेनर भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी भर भर के है। तो ये क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये तुम्हें याद आ गया तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही खत्म हो रहा है और डी ऑप्शन तो लास्ट में जाएगा ही जाएगा, वो तो दिख रहा है। इसमें क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इन दोनों में से ये दोनों क्या है, इसके बारे में मैं एक चीज भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें इतना तो दिख रहा है कि तीनों फिनाइल रिंग्स है भैया, तो ए तो ज्यादा स्टेबल होगा बी से, मतलब बी ए से नहीं होगा, ए से बी होगा। तो इधर से तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। मगर एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो दिख रहा है ना तीनों फिनाइल रिंग्स, तो इसमें तुम्हें अगर लगेगा कि ये तीनों फिनाइल रिंग, देखो ऑप्शंस तो आंसर तो ए का ज्यादा आएगा, तीनों फिनाइल रिंग अगर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, मगर एरोमेटिसिटी से ऊपर तो नहीं जाएगा कभी भी। तो ये तो ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। मगर ये चीज जान लो अच्छे से कि अगर तीनों आता है ना तो ये कभी प्लेनर नहीं रह सकता, ये ना थोड़ा प्रोपेलर टाइप का हो जाता है। मतलब प्रोपेलर मतलब कोई शिप के या फिर मतलब कोई स्पीड बोट के पीछे जो चलता है ना, तीन पंखा रहता है, या फिर मतलब तीन पंखा ना थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ये वाला थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ये वाला थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ये वाला थोड़ा टेढ़ा रहेगा, ऐसा होता है। मतलब गूगल में सर्च करना प्रोपेलर, तो वो ऐसा ही होता है तीनों फिनाइल रिंग्स। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो बहुत तीनों फिनाइल रिंग है ना, और ये क्या है कार्बोकैटायन मतलब प्लेनर है। तो ये तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा अप आएगा, ये थोड़ा डाउन जाएगा, फिर ये थोड़ा अप आएगा, ये थोड़ा डाउन जाएगा, ऐसे ऐसे करके होता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका और इसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन अगर देखो ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसका ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, मगर उतना ज्यादा तुम जितना सोच रहे हो कि एक फिनाइल आने से उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कर देता है, उतना ज्यादा नहीं रहता। तो ये देख लेना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मगर इसका जस्टिफिकेशन तो मतलब जेई लेवल में नहीं होता है, मगर फिर भी देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है, हाँ, ये दोनों आइसोमेरिक कंपाउंड है कि नहीं। आइसोमेरिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। इसमें क्या आ रहा है, C5 मतलब C6, इसमें 2 हाइड्रोजन 4 C8, एक हाइड्रोजन इधर C9 और 3 C6H12। इसका भी कितना आ रहा है, 3 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन तो है ही है, 3 हाइड्रोजन 2 5 5 5 10 C6H12। तो ये तो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और हमेशा ये याद रख लेना, एक डबल बॉन्ड एक रिंग को रिजेम्बलेंस करता है, एक रिंग को रिजेम्बलेंस करता है, एक डबल बॉन्ड को तुम एक रिंग मान सकते हो। तो ये तो आइसोमेरिक होगा पक्का। और ये क्या आ रहा है, ये है तुम्हारा 1 डिग्री एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन मतलब प्राइमरी एमीन। और ये क्या है तुम्हारा जो ये है सेकेंड डिग्री एमीन, ठीक है, 2 डिग्री एमीन। तो ये अगर प्राइमरी एमीन है, ये है तुम्हारा सेकेंड डिग्री एमीन। अगर ये दोनों है तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये दोनों में से क्या होगा, क्या इसमें एंड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स है ये, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। प्यूरिफिकेशन मेथड मतलब सॉलिड से वेपर जा रहा है फिर सॉलिड हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। किसी को सॉलिड से अगर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से अगर कोई डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जा रहा है तो ये क्या होगा, डायरेक्ट सब्लिमेशन ही है ना। तो ये याद रख लेना, ये सब्लिमेशन होगा, इसमें कुछ ज्यादा था भी ना। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जो कि बेस की तरह काम ना करे, ये याद रख लेना। जो कि अब इसमें तो कुछ है भी नहीं, इसमें सीधा पूछा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस पूछ दिया है। अब पहले NH3 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये तो पक्का होगा। फिर फिनाइल SH है, सल्फर के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, ये भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। फिर ये डाइमिथाइल सल्फर है, डाइमिथाइल सल्फर में भर भर के सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल पक्का होगा। ये तीनों तो हो रहा है। फिर तुम्हारा आ रहा है
कि एल्किन, एल्किन क्या है? एल्किन सीधी बात है, एल्किन एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो ये तो पक्का न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हाँ, तो ये क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है ये तो पक्का डोनेट कर देगा। ये एल्किन है, एल्किन के पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ये तो पक्का डोनेट कर रहा है। उसके बाद OH माइनस, ये तो तुम भर भर के पढ़ रहे हो कि OH माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ये तो पक्का न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो ये भी होगा। इसके बाद H3O प्लस है, H3O प्लस का स्ट्रक्चर खोल के लिखो ना। H3O प्लस डोनेट कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो कभी डोनेट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और ऑक्सीजन है ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, उसके ऊपर तुम लगा रहे हो पॉजिटिव सेंटर, तो वो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाता है ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। इसके बाद CH3 CO एसीटोन दिया है। एसीटोन है क्या? एसीटोन है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसमें आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये तो कभी भी उसके तरह अटैक नहीं करेगा। हाँ, इसको अगर तुम बेस से ट्रीट करोगे, इसका एनॉल फॉर्म ट्रीट करेगा, ये तो कभी नहीं होगा। तो इसके बाद और क्या बोला है? ये भी सेम बोला है कि NCH3, NCH3 में अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन ना sp2 सेंटर में है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके वो स्टेबल होता है। तो इसमें कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ, हाँ हाँ, ये स्ट्रक्चर को, इसमें तो कुछ है भी नहीं। इसमें देखो, इसमें सीधा बात है, इसको खोल के लिखो। पहले देखो, पहले बोला है CH3 CH2 CH CH2, इधर भी C2H5 है। तो अगर 1 2 3 पोजिशन में आ रहा है, 4 और 5, 3 और 5 में, 3 और 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन होगा। 3 इथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन। तो ए का तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ए का सेकंड ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला ए का सेकंड ऑप्शन, मतलब ये दोनों तो खत्म हो गया, ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? एक, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, ये क्वेश्चन था सब्लिमेशन का, ये सॉरी, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ए का 2 आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है CH3 सी, C3H7 और C3H7, तो हमेशा यही होगा लॉन्गेस्ट चेन ग्रुप, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, सॉरी 3 3 और एक 7 कार्बन आ रहा है, मतलब हेप्टेन होगा। हेप्टेन, वो भी कौन सा हेप्टेन हो रहा है? हेप्टेन एक ही बचा है, तो ये तो 4 4 डाइमिथाइल, मतलब इधर 3 कार्बन आ रहा है, फोर्थ कार्बन आ रहा है, तो बी का थर्ड ऑप्शन हो रहा है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद चलते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। ये वाला अगर देखोगे तो ये 1 2 सेकेंड पोजीशन में आ रहा है, और एक का 1 2 3 4 पोजीशन में आ रहा है। तो इसका तो 4 में मिथाइल है, इसका सेकंड में मिथाइल है, तो सी का 4 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड क्या है? स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग आर, स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स अगर चेक करने के लिए बोला है तो उसमें देखो जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जो कि स्टीम वोलेटाइल मतलब क्या है? जो खुद के अंदर स्टेबिलिटी हो रहा है, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढो, सीधा बात है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढ लो। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें किसमें हो रहा है? इसमें देखो OH है, मतलब इधर हाइड्रोजन है, और इसके बाद NO ग्रुप है, ये तो हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें देखो, इसमें भी सेम हो रहा है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देगा, तो ये भी होगा। अगर ये पैरा पोजिशन में है, ये तो कभी नहीं दिखाएगा, मतलब सी ऑप्शन तो नहीं होगा। और इसके बाद ये भी पैरा पोजिशन में, ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसमें से पक्का ए और बी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट, तो इसमें ये सही होता है। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, ये याद कर लेना, इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में क्या ही बताऊं। तो इसमें ये डायरेक्टली ये होता है कि थिन फिल्म ऑफ लिक्विड। और स्टेटमेंट 2 में पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी शायद ना पता हो। द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी जब करोगे ना, इसमें पेपर डाला जाता है, और ये कंपाउंड्स हम लोग देते हैं, ये कंपाउंड्स ट्रेवल करके ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। अब इसको अगर देखोगे, और इधर तक सॉल्वेंट भरा रहता है, सॉरी सॉल्वेंट इतना तक भरा रहता है, 1 सेकंड,
सॉल्वेंट इतना तक भरा रहता है और सॉल्वेंट ऊपर आता है। अगर पेपर ही सॉल्वेंट की तरह थोड़ी एक्ट करता है, मतलब बोला है कि द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, ये तो ऑप्शन गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.2, देखो ये सेम ही क्वेश्चन है। 0.2 ग्राम ऑफ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड या 0.4 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर 0.4 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है? 137 प्लस सल्फर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है और 4 ऑक्सीजन 64 आ रहा है। तो इसका टोटल करके कितना आ रहा है? 137 प्लस 32 प्लस 64, 233 आ रहा है। 233 ग्राम मोल इनवर्स। और कितना है? 0.20 0.40 ग्राम है। 0.40 ग्राम है तो 0.4 बाई 233 कितना आएगा? 0.4 वर्ग 233, मतलब तुम्हारा आ रहा है 1.716 इंटू 10⁻³ इतना मोल्स आ रहा है। और तुम्हें किसका परसेंटेज निकालने बोला है? सल्फर का। अगर इतना मोल्स आ रहा है बेरियम सल्फेट का, तो एक बेरियम सल्फेट में एक ही सल्फर होता है, तो इतना ही मोल्स ऑफ सल्फर होगा। तो इस इंटू 32 कर दो तो सल्फर का वो निकल जाएगा, सल्फर का वेट परसेंटेज। तो सल्फर के लिए कितना आ रहा है? 0.0549 ठीक है। इतना ग्राम्स आ रहा है सिर्फ सल्फर के लिए। और तुम्हारा टोटल प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना का है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.20 ग्राम का। तो इसको किस 0.0549 करोगे, इंटू 100% करोगे तो ये निकल जाएगा। इसको अगर निकालोगे तो डिवाइडेड बाई पॉइंट करूंगा तो ये आ रहा है 27 0.2746, मतलब 0.275 निकल सकते हो। इंटू 100 करोगे तो कितना आ रहा है? 270, तुम्हारा 27.5%। और इसमें 10⁻⁻1 में पूछा है, तो 275 नियरेस्ट इंटीजर में 275 होगा आंसर इसका। 275 इंटू 10⁻⁻1%, ये हो गया आंसर। तो यही था क्वेश्चन में। आज थोड़ा ना ज्यादा जल्दी जल्दी फास्ट में करा दिया। मतलब आज, मतलब ये तुम देख भी रहे हो शायद, ये मेरा लैब है, मैं लैब में काम कर रहा हूँ। मतलब आज रात को 2 बजे है, मतलब इसलिए मतलब अभी तक रूम नहीं गया, तो थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना। ज्यादा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि आज इतने भी काम है बहुत ज्यादा। तो यही था। हाँ, एक बात बताता हूँ, मैंने आज बोलना भूल गया कि वीडियो को, अब तो वीडियो देख भी लिया, अगर मतलब वीडियो देखने से पहले ना एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ के आना तो ज्यादा बेहतर होता है। ये मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोलना भूल गया आज। तो कोई दिक्कत नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग लगाओ, ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। ये चैप्टर ना, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं बोलता हूँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी कोई दे देना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 3 महीना दे देना तो हर एक अगला जो चैप्टर्स आता है उसको तुम्हें कम टाइम देना पड़ता है। तो इस कम टाइम देना पड़ता है, तो इसको बहुत अच्छे से करो। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें एरोमेटिसिटी मैंने घुसा दिया। एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इससे तुम्हें दिख रहा है कोई अच्छा सवाल तो नहीं आ रहा है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ रहा है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो बहुत आसान होता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। वो तो, ये जो चैप्टर है ना, ये मतलब ये एकदम क्या बोलूं कि स्कोरिंग चैप्टर है। और इससे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देखो, मतलब टोटल शायद आज 24 क्वेश्चंस था। 24 क्वेश्चंस मैंने 45 मिनट्स में, अभी मतलब इतना समझा के 45 मिनट्स लगा। तो तुम्हें तो मतलब ये 24 क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना लगेगा? मैक्सिमम 5 मिनट्स लगता है टोटल। तो यही था। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मतलब थोड़ा-सा यही मेरा लैबोरेटरी है, मैं किसी दिन मेरा लैब का एक वीडियो डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा खासा आ रहा है। और मेरे लिए मतलब एक भी बंदा अगर अच्छे से देख रहा है ना, मतलब एक व्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक कमेंट, मैं तो बोलता हूँ देखो, कमेंट करने से कुछ दिक्कत नहीं होता। अगर किसी को लगे कि मैं, देखो मेरा भी कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। मैं अभी नया आया हूँ, मैं अभी नहीं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा कि अभी मेरा यूट्यूब मोनेटाइज होने में बहुत दिक्कत होगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। अभी तो एक कमेंट कर दो, बस एक कमेंट ही चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ये पढ़ाने के लिए। और मैं इस फील्ड में नया हूँ, अगर ऐसा भी नहीं है, मैं कुछ, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूट है और ये एक रैंक है, तो इसके पीछे कुछ तो है, इसलिए मैं पढ़ाने आया हूँ। तो और आई एम ए नेशनल इंस्टीट्यूट, जो भी है तुम्हारा, जो नेशनल
ब्रांचेस बोलते हो या फिर जैसे कि अ, अलग सर का कुछ है या फिर कुछ है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, उसी में से एक नेशनल ब्रांड में मैं भी टीचर हूँ, एज़ ए प्रोफ़ेसर हूँ, एज़ ए एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ, मतलब नौकरी तो लग गया। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बातें उस तरफ कर लेंगे उस दिन। आज के लिए इतना ही क्योंकि आज लैब में हूँ, मुझे इसके बाद काम भी करना पड़ेगा, उसके बाद घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऑलमोस्ट थर्मोडायनामिक्स का ही मैं सोच रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स का ही दे दूँ। ठीक है? चलो मिलते हैं बाद में।